हाँ, जिनवाणी विराजमान कीजिए। उषा जी जिनवाणी विराजमान कीजिए। उषा जी केकरा। स्याद वाद नहीं षट द्रव्य सत द्रव्य गुण पर्याय ओरित मानिका जड़ कर्म चेतन बंदिका अरु कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जद का जो किया उपकार है उसी के लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। वंदना The first time we read. किरण जी भाई साहब हैं क्या किरण? बढ़ता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूँ स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी। हाँ, त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गबादु निगदे प्रणमुं सिद्धे जीवठाणस मलिन गुण चूलियम ओछम मलिन गुण अरहंत चूलियम ओछम अरहंत भाष्यर्थम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षा 12 अंग गिजा वियलिय मलमूण दंसनुतिलिया विविह वर चरण भूषा वसियव सुई देविया सुईरम। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो प्रथम 5 खंडों पर है और 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसकी 6ठी पुस्तक जिसका नाम है जीवस्तान चूलिका, उसका हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। इस 6ठी पुस्तकों में सतप्ररूपणा के विषय को और स्पष्ट करने के लिए 9 चूलिका आई है। हम 7 चूलिका का स्वाध्याय कर लिया। उसके बाद में हम 8वीं चूलिका में अभी हम चारित्र मोह की उपशामना संबंधित हमारी चर्चा चल रही है। चारित्र मोह की उपशामना कौन कर सकता है? कि शायिक सम्यक दृष्टि तो कर ही सकता है, लेकिन जो वेदक सम्यक दृष्टि है, अगर वह द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त कर ले, क्या हो गया इसको, द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त कर ले तो वह जीव भी उपशम श्रेणी चढ़ने की योग्यता रखता है। क्या बात हो रही? उपशम श्रेणी चढ़ने में जो विधान बताया उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि द्वितीयोपशम सम्यक करने वाला जो जीव है वह कौन है? वेदक सम्यक दृष्टि है। तो वेदक सम्यक दृष्टि पहले क्या करेगा? आशाबेन अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा, फिर क्या करेगा? द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त करेगा। तो प्रीति जी, इन दोनों में करण 3-3 ही होंगे, मतलब चाहे वो अनंतानुबंधी की विसर्जना करे, चाहे वो द्वितीयोपशम करे, 3-3 करण पूर्वक ही करेगा। और ये करण वही है जो प्रथमोपशम सम्यक में होते हैं, उनके नाम है अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब इसने द्वितीयोपशम सम्यक प्रकट कर लिया, उसके बाद में यह आकर विश्राम करेगा और 6ठे-7वें गुणस्थान में विश्राम कर अब यह श्रेणी चढ़ने का कार्य करेगा। श्रेणी चढ़ने में जो कारण होते हैं, तो पहले 3 करण तो वही होंगे, लेकिन अधकरण यहाँ पर 7वें गुणस्थान में ही हो जाएगा, क्योंकि 7वें गुणस्थान का जो नाम है सातिशय प्रमद अवस्था, वहां पर अधकरण हो जाएगा। उसके बाद में ममता जी कहाँ जाएगा? अपूर्वकरण में जाएगा और अनिवृत्तिकरण में जाएगा। अब अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का सामान्य स्वरूप तो वही है जो प्रथमोपशम सम्यक में हमने देखा था। मतलब कि अधकरण में 4 जो आवश्यक बताए वो होंगे, अपूर्वकरण में 4 और आवश्यक हो जाएंगे, और उसके बाद में जीव अनिवृत्तिकरण में आता है। अनिवृत्तिकरण में
अब वह परिणाम जो वहां पर चल रहे थे, कार्य सब चल रहे हैं, और लगातार उसके स्थिति बंधापसरण वगैरह हो रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अनिवृत्तिकरण के परिणाम की अपेक्षा से विशुद्धता के कारण इसके जो स्थिति बंधापसरण है वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े का मतलब क्या है कि पहले चल रहे थे पल्ले के संख्यात विभाग मात्र, बिल्कुल इतने इतने ही घट रहा था। अब कितने घटने लग जाएंगे धीरे धीरे, संख्यात बहुभाग, असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग, इस प्रकार से बड़े बड़े स्थिति बंधापसरण हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो अनिवृत्तिकरण के प्रारंभ में जो स्थिति सत्व जो नई प्रकृति वालों का बंध था, बंध की बात कर रहे हैं, वो और बहुत घट जाएगा। तो घटकर कितना आ जाएगा, वो पहले 1000 सागर के बराबर हो जाएगा, जो कि पंचेंद्रिय असंगी के बंध के प्रमाण हो जाएगा। उसके बाद में घटकर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय। हमें पता है कि 1 इंद्रिय का 1 सागर है, 2 इंद्रिय का 25 सागर, 3 इंद्रिय का 50 सागर, 4 इंद्रिय का 100 सागर और पंचेंद्रिय असंगी का 1000 सागर। इतना घट जाता है। जब 1 सागर हो गया और घटेगा और घटेगा, और क्या होगा, पल्ले के बराबर आ जाएगा। अब पल्ले से भी घटकर जब हो जाएगा, बढ़ जाएंगे तो क्या बहुत नीचे आ जाएगा, उसको कहते हैं दूराप कृष्टि, मतलब पल्ले बहुत दूरा निकल गया, बहुत दूरा निकल गया, उसको कहते हैं पल्ले के दूराप कृष्टि हो गया है। तो वहां पर ऐसे जाएंगे। यहाँ पर इस प्रक्रिया के अंदर अब क्या होगा, क्रमकरण शुरू हो गया। क्रमकरण किससे हो रहा है, स्थिति बंधापसरण से हो रहा है। लेकिन क्रमकरण का नाम क्यों आया कि यहाँ पर जो नाम और गोत्र, जिसको अपन बीसी प्रकृतियां कहते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और वेदनी, इन चारों को हम तीसरी प्रकृतियां, और जो चारित्रमोह की प्रकृतियां उसको चालीसिया कहते हैं। तो क्रमकरण का अर्थ क्या हुआ कि पहले बीसी प्रकृतियों का सबसे कम, तीसरी का उससे ज्यादा। कितना ज्यादा, प्रति 1.5 गुना, मतलब बीसी और तीसरी में जितना 1.5 गुना हो गया, और 40 का कितना हो गया कि बीसी से 2 गुना हो गया। बस ये बराबर यही उसका क्रम चल रहा था। लेकिन ये क्रम जो हमने देखा था कि 7 अल्पबोध अपन ने देखे थे, और हमने देखा था चौथे अल्पबोध में कमाल हो गया कि जो हमारा मोहनी कर्म जो 3 नंबर पर था वो 2 नंबर पर आया था। चौथे अल्प, कल अशोका जी ने पढ़ा था, चौथा भी पढ़ा था अशोका जी ने, कल बहुत पढ़ा अशोका जी ने, आज नहीं पढ़ रहे हैं, जय जिनेन्द्र अशोका जी। हाँ, चौथा, पांचवा और छठा, तीन तीन आपने पढ़े थे। तो चौथे में क्या हो गया था कि मोहनी कर्म 2 नंबर पर आ गया था। फिर क्या होता है कि 2 नंबर पर कौन आ जाता है, नाम और गोत्र आ जाता है, और 1 नंबर पर चला जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो तीसरी प्रकृतियां था उसके भी 2 भेद हो जाते हैं। मतलब ये सब क्रमकरण अपने देखा था, और अंत में क्या रिजल्ट मिला था, क्या मिला था बताएंगे, जय श्री श्राप बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या मिला था कि मोहनी कर्म का सबसे स्तोक, सबसे स्तोक आएगा मोहनी कर्म का। उसके बाद में उसमें बाद में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का, है ना। उसके बाद में नाम और गोत्र का, और नाम और गोत्र आएगा, और उससे अधिक किसका मिलेगा, उसके बाद वेदनीय। और इसको क्या बोला था आशा बहन, क्रमकरण बोला था। अब कौन बताएंगे, आशा बताओ, क्रमकरण के बाद में क्या होगा, देशघातीकरण होगा। क्या होगा, देशघातीकरण। देशघातीकरण का अपन समझ लिया था कि जो अनुभाग की अपेक्षा जो स्पर्धक होते हैं देशघाती प्रकृतियों में, कल हमारे ख्याल से जय श्री श्राप ने बताया था कि दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं ना, सर्वघाती और देशघाती। लेकिन यहाँ पर अनिवृत्तिकरण के परिणामों से देखिए कितना कमाल हो रहा है, जीव कुछ नहीं कर रहा है, खलबली मच गई है कर्मों में। जीव राजा की जीत होने वाली है, जीव राजा वितरागी बनने वाला है। हाँ, हम नमस्कार करते हैं 11वें गुण स्थान में वितरागी भगवान हमारे, वितराग सर्वहितंकर भविजन की पूर्वात, वितरागी भगवान है 11वें गुण स्थान के। 11वें गुण स्थान में वितरागता में कोई कमी नहीं है। तो ये हो रही है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाला जीव है तो उसकी आत्मा में भी एकाग्रता बढ़ रही है, और आत्मा में जितनी एकाग्रता बढ़ रही है तो वो जो मोह राजा की जो सेना थी उसमें बड़ी खलबली मच गई है, बहुत खलबली मच गई है प्रीति जी। मोह राजा की सेना समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। ऑलरेडी उनके सबसे प्रधानमंत्री दर्शन तो जा ही चुके हैं, अब प्रत्याख्यान वगैरह तो बिल्कुल दबे हुए हैं, उनका बंद भी नहीं हो रहा, आगे भी नहीं आ रहे, पड़े हुए हैं, लेकिन लड़ाई करने बिल्कुल आगे नहीं आ रहे हैं। है तो कौन से हैं, केवल ये बचे हैं, कौन से बचे हैं, संजुलन बचा है, और कौन सी नहीं, संजुलन की 4 कषाएं और 9 कषाएं, 13 कषाएं जो है आती है आगे आने के लिए, तो आगे आने, लेकिन हास्यादि भी आगे उदय नहीं आएगी। उदय तो क्या होगा, आगे लड़ाई में कौन आएगा, या तो कोई एक वेद आएगा और या कोई एक क्रोध कषाय आएगा, मतलब 2 ही सैनिक आएंगे। मोहनी राजा के 28 सैनिक में से उपशम श्रेणी जब चढ़ रहा है तो 2 ही सैनिक काम आ रहे हैं। कभी 4 जो कषाय ना, 3 तो कभी रेस लेती है तो कभी क्रोध आ जाता है,
क्रोध छुट्टी पड़ जाता है तो मान आ जाता है, मतलब एक ही आता है पूरा लड़ाई करने के लिए। अब केवल कौन बचे रजत भैया? दो ही बचे, एक कषाय और एक एक वेद बचा है बस। बाकी पड़े हुए सत्ता में 21 प्रकृति पड़ी है। अब इस जीव के परिणाम से उन प्रकृतियों का क्या होता है? उपशमन होता है। तो हमारी बात चल रही थी अनिवृत्तिकरण में आ गया, उसके बाद में जो है क्या किया, क्रमकरण के बाद में देशघातीकरण किया है। वो देशघातीकरण की स्टेप कितनी बताई थी? 6 बताई थी। उसमें सबसे पहले किसको लिया था? मन परे ज्ञानावर्णी कर्म लिया था। और अंतराय कर्म का लाभ क्या था? दान, लाभ, भोग, उपभोग। तो दान को पहले लिया था। किसको लिया? दान को लिया था। दूसरे नंबर पर कौन लिया था? अवधि ज्ञानावर्णी कर्म, अवधि दर्शनावर्णी कर्म, और दान के बाद क्या आएगा? लाभांतराय ले लिया। ठीक है। तीसरे पर किसको लिया था? बोलो। तीसरे शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म और चक्षु दर्शन को लिया था और उपभोग को ले लिया था। 3 पर हो गए। चौथे पर केवल चक्षु चक्षु दर्शनावर्णी को लिया। 5वें पर किसको ले लिया था? मति ज्ञानावर्णी को ले लिया था। हाँ, और किसको लिया था? उपभोग को ले, उपभोग को ले लिया। बहुत बढ़िया। और 6ठे पर कौन सा आ गया? केवल एक ही रह गया, विधि अंतर रह गया। तो इन सब का क्या हो गया कि केवल जो बंद हो रहा है उनमें केवल एक स्थानीय बंद हो रहा है। कल किरण भाई साहब ने पूछा था क्या मतलब है स्थानीय बंद का, तो हमने बोला ना कि जैसे अभी ये अघाती प्रकृतियां है, तो जैसे नीम, कांजीर, विष और हलाल, इस प्रकार के 4 प्रकार के जो अघातीय कर्मों के जो अनुभाग की बताई जाता है, तो सबसे ज्यादा विष और हलाल ज्यादा होते हैं, तीसरे चौथे स्थान पर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? केवल जो है पहले स्थान का नीम की तरह से उसका बंद होगा, एक स्थानीय बंद होगा। देशघातीकरण करने के बाद में अब जीव क्या करता है? अरे उसके स्थिति बंधापसरण चल ही रहे, स्थिति बंधापसरण चलने पर क्या हो रहा है? अब उसके आगे क्या होता? कल बताया था कि एक साथ क्या होगा? 7 करण प्रारंभ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि इसने अंतरकरण का प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया उसने? नहीं, पहले अंतरकरण करेगा, मतलब देशघातीकरण करने के बाद में अंतरकरण करेगा। ठीक है ना? और अंतरकरण करने के बाद में जो है वो 7 करण की बात आएगी, है ना? अभी क्या क्या अंतरकरण किया? अंतरकरण किसे कहते हैं ममता जी, आप बताएंगे? अंतरकरण किस में किया जाता है? कौन सी प्रकृति में अंतर किया जाता है? मोहनीय कर्म यहाँ चारित्र मोहनी की कौन सी प्रकृतियों में? प्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4 और संजुलन की 4 और 9 नौकशाएं। कुल कितनी हो गई? 21। बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया। बाकी को क्यों छोड़ दिया आपने? तो पहले हो चुका अनंत अनुबंधी का। अनंत अनुबंधी का कहाँ पर हुआ? विश्वजय हो गई 8वें 7वें के बाद 8वें के बाद। अनंत अनुबंधी की नहीं, बताइए, पूछ बताना पड़ेगा। अनंत अनुबंधी की विसर्जन जब की थी ना, तब उनका हो गया। और दर्शन मोहनी का कब हुआ? दर्शन मोह की क्षपणा में हो गया था। क्या हो गया था? दर्शन मोह की, है ना, बराबर, दर्शन मोह की क्षपणा में हो गया था। और इसका किसमें? द्वितीय उपशम सम्यक में उसका हो गया। अगर उसने उपशम किया है, दर्शन मोह की क्षपणा हुई है, तो वो उसमें हो गया। या फिर अनंतानुबंधी की विसर्जना करते समय बाद में जो उससे द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि हुआ, वह दर्शन मोहनी कर्म उपशांत पड़ा हुआ है। दर्शन मोहनी कर्म उपशांत पड़ा हुआ है, अनंतानंद की विसर्जना हो चुकी है, 21 प्रकृति बची, उसमें अंतरकरण कहता है। क्या अर्थ हुआ अंतरकरण का? बताएंगे जय श्री श्राव, बताएंगे अंतरकरण का मतलब क्या हुआ? अंतःकरण ने अंदर जैसे अभी 21 प्रकृति की बात करें, 21 प्रकृति, ये तो बताया। हाँ, इसमें किन प्रकृतियों में अंतरकरण करता? प्रकार में जो मध्य के निषेक होते हैं, हाँ, वो मध्य के निषेक को प्रथम स्थिति में या द्वितीय स्थिति में डाल देने का उसको अंतःकरण कहते हैं, और बीच के निषेक को खाली कर देना। हाँ, अंतरकरण करना मतलब गैप करना। जिन निषेक बीच में, मतलब अंतरायाम के प्रमाण जितने निषेक है, वहां पर जो 21 प्रकृति के जो निषेक पड़े हैं उनको ऊपर नीचे करना। अब अंतरायाम के नीचे की स्थिति को कहेंगे प्रथम स्थिति, और अंतरायाम के ऊपर की स्थिति को कहेंगे द्वितीय स्थिति। ये बात बराबर हो गई। अब यहाँ पर 21 प्रकृतियों में स्थिति अलग है। जब हम प्रथमोषम सम्मत कर रहे थे तो वहां मिथ्यात्व का ही उदय चल रहा था, और मिथ्या ही सत्ता में पड़ा हुआ था, और मिथ्यात्व का ही बंद हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? 21 प्रकृति में कुछ प्रकृतियां उदय रूप है, कुछ प्रकृतियां अनुदय रूप है। प्रथमोषम सम्यक में अंतरकरण करने में केवल एक ही प्रकृति का करना था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 21 प्रकृति की। लिस्ट बढ़ गई हमारी। और वहां पर तो एक प्रकृति थी, लेकिन तीनों की एक थी, उदय भी उसी का, बंद भी उसी का, और सत्ता भी उसी की। लेकिन यहाँ पर क्या कमाल है कि यहाँ पर कुछ प्रकृतियां उदय रूप है, कुछ प्रकृतियां अनुदय रूप है। ठीक है ना?
और कुछ रुपया उदय में ऑप्शनल है, उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कुछ का जिसका उदय कभी भी नहीं होगा। 21 प्रकृतियों में ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जिनका उदय नहीं होगा? हमारे उषा जी केकरा या मधु जी बताएंगे पुनः से। मुग्धा जी। अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म, प्रत्याख्यानावर्णी कर्म, और इनका जो है यहाँ पर अभी जो है बिल्कुल भी जो है न उदय होगा और न बंद होगा, नहीं होगा इनका, न बंद हो। हास्यादि नौ कषाय, छठे गुण स्थान में उसकी बंद विच्युति हो गई, तो कितने हो गए? 6 और 8, 14 प्रकृतियां ऐसा है जिनका न तो बंद होगा और न उदय होगा। बात समझ में आ रही है? समझेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? फिर से 21 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। 21 प्रकृति में हम देख रहे हैं कि कौन सी उदय रूप प्रकृतियां हैं, कौन सी अनुदय रूप प्रकृतियां हैं। पहले 21 प्रकृतियों के नाम तो पता ही है हमको कि 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजुलन, 12 तो ये हो गई, और 9 कषाय। चूंकि अप्रत्याख्यान का चौथे गुण स्थान के बाद में उदय नहीं, प्रत्याख्यान का 5वें गुण स्थान के बाद में बदन नहीं, 8 का उनका तो बिल्कुल उदय है ही नहीं है, और छठे गुण स्थान में हास्यादि इच्छा चली गई थी, उनका बंद विच्युति हो गई थी। तो इन प्रकृतियों का 6 और 8 कितनी हो गई? 14। तो 14 तो हो गई अनुदय रूप प्रकृतियां, मतलब न उदय है और न बंद है। इतनी बात समझ में आई ममता जी? तो आगे बढ़ू। कुसुम जी को आ रही बात समझ में? कुसुम जी समझ में आ रही है? आशा बहन को आई समझ में? 21 प्रकृतियों में हम ये देख रहे हैं कौन सी प्रकृति का उदय हो सकता है और कौन सी प्रकृति का उदय नहीं हो सकता। अच्छा, उदय कौन सा हो सकता है प्रीति जी बताएंगे? हाँ, 4 कषाय संतुलन, 4 कषाय में से किसी का हो सकता है, या 3 वेद में से किसी का एक उदय हो सकता है। तो 7 प्रकृतियां तो है, उदय रूप भी है, लेकिन सब एक साथ उदय नहीं होगी। लेकिन इन 7 प्रकृतियों में 2 जोड़ी बन गई, एक कषाय की और एक वेद की। 4 कषाय में से एक और 3 वेद में से एक का उदय, उदय 2 का होगा, बाकी 5 उसमें अनुदय हो जाएगी। लेकिन बदल सकती है उदय और अनुदय, उदय भी हो सकती है, अनुदय भी हो सकती है। अच्छा, बंद कौन सा होगा? बंद यहाँ पर वेद में केवल पुरुष वेद का बंद होगा। बंद किसका होगा? पुरुष वेद का बंद होगा। और उदय में किसी का भी हो सकता है, तीनों वेद में से किसी का हो सकता है। कषाय में क्या है? कोई भी कषाय का बंद तो चारों का होता है, और उदय जो है एक का चलेगा, चाहे मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, बंद चारों का होगा। हमने आपको 21 प्रकृतियों की अभी यहाँ पर क्या स्थिति हो बताई। उदय की अपेक्षा से, अनुदय की अपेक्षा से बंद भी हो सकता है कि उदय भी हो सकता है, इतनी बताई। अब इन प्रकृतियों का हमें करना है अंतर। तो जितने पड़े, मतलब अंतर मतलब जितने निषेक है, और निषेक कितना होगा? अंतराम का काल कितना होगा? जितना हमारा जो पूरा आगे श्रेणी चढ़कर वापिस उतरकर आना नीचे का, कब तक? उपशामना की बात कर रहे हैं अपन, 11वें गुण स्थान का काल है ना, उस काल में इन प्रकृतियों को उपशम लेना, और कोई भी प्रकृति का यहाँ पर आना नहीं चाहिए, और बाकी सब उदय, किसी का भी उदय नहीं होना चाहिए। तो मतलब उदय, ये बात जरूर है कि उदय तो केवल पुरुष वेद का, उदय तो किसी वेद का होगा, कषाय का होगा, लेकिन सत्ता में जो पड़े हो तो पूरी की पूरी 21 प्रकृतियां पड़ी है। तो हमको गेप तैयार करना, अंतर तैयार करना, तो इन प्रकृति को क्या करेंगे? ऊपर या नीचे डालेंगे। किसको डालेंगे? ऊपर और नीचे डालेंगे। ऊपर डालेंगे तो उसको बोलेंगे द्वितीय स्थिति, और नीचे डालेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रथम स्थिति। अब ये डालने का काम है, उदय अनुदय का क्या काम है? कल हम 302 पृष्ठ पर पढ़ रहे थे, किरण जी भाई साहब, पृष्ठ नंबर 3 धवला पुस्तक में बताया जा रहा था। हमने 2 लाइन पीछे 301 से शुरू करते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं आज, ठीक है ना? ये यहां से हम पढ़ेंगे, नीचे से चौथी लाइन से। अंतर को करने वाले जो कर्मांश बंधते हैं, यहां से बता रहे हैं। अच्छा, कौन पढ़ रहा है? उषा जी केकरा पढ़िए, उषा जी केकरा पढ़ने दीजिए, पढ़िए उषा जी केकरा। अंतर को, कौन सा पृष्ठ है जी? ये 301 पृष्ठ का नीचे से चौथी लाइन, 301 पृष्ठ। ठीक, नीचे से तीसरी लाइन। हाँ, तीसरी लाइन के चौथी लाइन। अंतर को करने वाले, अंतर को करने वाले जो कर्मांश बंधते हैं और उदय में रहते हैं, उन कर्मों की अंतर स्थितियों को उत्कीर्ण करता हुआ उन स्थितियों के प्रदेशाग्र को बंध प्रकृतियों की प्रथम स्थिति में भी देता है और द्वितीय स्थिति में भी देता है। रुकेंगे, ये कौन सा पॉइंट नंबर 1 हुआ। अभी क्या करना है? जहां पर अपने को अंतर करना है वहां पर 21 प्रकृतियों, उदय रूप भी है और अनुदय रूप भी है। अब इनको स्थान को खाली करना है। इसके यहाँ पर 4 पॉइंट बताएंगे। पहला कौन सा बताया? जिन प्रकृति, ध्यान रखना मैं पूछने वाला हूं, परीक्षा होगी आपकी परमागम की, धवला परमागम क्लास प्रीति जी के लिए बहुत सरल है। 21 प्रकृतियों का हमें ऊपर की और नीचे की स्थिति में डालना है। 21 प्रकृति का डालना ना,
तो उसमें पहला कौन सा लिया, जिनका बंध भी होता है और जिनका उदय भी होता है। पॉइंट नंबर 1 लिखा आपने, निशान लगा दिया, लगा दिया। अब कौन से प्रकृति का बंध होता है, कौन से उदय का होता है, 4 संजुलन कषाय और 3 वेद। इनमें से किसी का ये कौन से नहीं, इसमें केवल पुरुष वेद को लेना पड़ेगा, सॉरी, वेद में केवल पुरुष वेद को लेना पड़ेगा, कषाय पे चारों ले सकते हैं वेद में केवल एक ही है। क्यों कि यहाँ पर बंध केवल पुरुष वेद का ही होगा और उसका उदय भी रह सकता है, और 4 कषाय में से किसी का भी बंध रह सकता है और उदय भी रह सकता है। बोलो भगवान महावीर की जय। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अपन पहला पॉइंट ले रहे हैं, आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। इतना कठिन विषय चल रहा है लेकिन आप लोग बिल्कुल उत्साह से बैठे हुए हैं। मेरे को लगता है भगवान महावीर ही आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। भगवान महावीर क्या, आपका खुद का अपना ज्ञान स्वभाव ही हेल्प कर रहा है। नहीं, चलिए, तो पहला पॉइंट क्या लिया उषा जी, जिनका बंध भी होता है और उदय भी होता है, उनको कहाँ डालता है, प्रथम स्थिति में भी डालता है, नीचे डालता है, अपकर्षण कर डालता है और ऊपर भी डालता है। ऊपर डालने के लिए क्या नियम है जय श्री श्राव, किसी भी प्रकृति को ऊपर डालना मतलब उत्कर्षण करना, नीचे डालना मतलब अपकर्षण करना। तो उत्कर्षण का क्या नियम है, बंधने वाली प्रकृतियों में ही उत्कर्षण किया जाता है, जो प्रकृतियां नहीं बन रही है उसमें उत्कर्षण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि बन भी रही है और उदय भी है, तो क्रोध बन रहा है, तो क्रोध मान माया जो भी बन रहे हैं उसमें चला जाएगा। पुरुष वेद बनना तो पुरुष वेद में हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो अभी उषा जी ने पढ़ा वो क्या बोला कि जिन प्रकृतियों का, जिन कर्मांशों का, मतलब जिन प्रकृतियों का, जिन कर्मांशों का अर्थात जिन प्रकृतियों का, अर्थात पुरुष वेद या 4 का संजलन कषाय का, जिनका बंधन उनको क्या होता है कि वो ऊपर भी डालता है और नीचे भी डालता है। ऊपर को कहते हैं द्वितीय स्थिति, नीचे को कहते हैं प्रथम स्थिति। मंजुला जी समझ में आ रहा है? मंजुला जी समझ में आ रहा है बराबर? आ रहा है। हाँ, कुसुम जी को, कुसुम जी आ रहा है, हमारे मधु जी ग्वालियर को आ रहे हैं। अपने पूछना है, क्योंकि बराबर नहीं आए तो बराबर पूछना है ना, किसी को भी नहीं आए तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। आ रहा है ना, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बंध और उदय भी होता है, वो संजुलन की 4 कषाय हाँ और एक पुरुष वेद, हाँ, है ना? क्योंकि पहला मंजुला जी क्या लिखा है यहाँ पर, जिन प्रकृतियों का बंध भी होता है और उदय भी होता है। तो 21 प्रकृति में ऐसी कौन सी प्रकृति है जिनका बंध भी होता है कि 4 संजलन कषाय में से किसी का बंध भी हो सकता है और उदय भी हो सकता है। तो संजलन क्रोध, संजलन मान, माया, लोभ। लेकिन वेद में ऐसा है कि यहाँ पर बंध केवल पुरुष वेद का होगा, उदय तो तीनों को हो सकता है। तो केवल पुरुष वेद ही ऐसा है जिसका बंध भी होता है और उदय भी होता है। तो एक वेद और 4 कषाय पहले पॉइंट है। इनके जो जहां पर अंतर करना, जहां पर गैप करना है, वहां पर जो निषेध पड़े हुए हैं उनको ऊपर की स्थिति में भी डालता है, नीचे की स्थिति में भी डालता है। नीचे की स्थिति में डालता हो तो बात समझ में आ गई, लेकिन ऊपर क्यों डालता है कि जिन प्रकृतियों का बंध होता है उनका ही उत्कर्षण होता है, उसी में उत्कर्षण होता है। और चूंकि अब पुरुष वेद का बंध हो रहा है तो इसलिए द्वितीय स्थिति में उसको डाल देगा। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट को पढ़ने जा रही है, उषा जी के पढ़िए दूसरा पॉइंट। हाँ, ये आगे प्राप्त होते हैं उनके उत्कर्ष, पढ़ लिया, आगे नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ पढ़िए, लास्ट लाइन, अभी एक लास्ट लाइन रह गई इसी पेज पे। हाँ, ये पॉइंट नंबर 2 है, जो कर्मांश न बनते हैं और न उदय को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। हाँ, उसको उसके उत्कीर्ण हाँ किए जाने वाले प्रदेश सागर को स्वयं स्थान में नहीं देता है। हाँ, बंध, हाँ, आप समझो नहीं, पहले आप पढ़ लो फिर मैं समझाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा है ना। बद्धमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं की जाने वाली स्थितियों में देता है। बस रुक गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट छोड़ो, अलग पॉइंट आ गया ना। अब कौन सा बताया, ऐसी प्रकृतियां लिया 21 में से जिनका न तो बंद होता है और न उदय होता है। बताइए आशा बहन, ऐसी कौन सी प्रकृतियां, जिनका 21 में ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जिनका न बंद होता है और न उदय होता है? 4 प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, 4 अप्रत्याख्यान और हास्यादि कषाय। क्यों नहीं होता कि इनका बंध जो है नीचे रुक गया है, तो इनका उदय भी नहीं है। उदय तो ये कौन सी प्रकृति, कितनी प्रकृति हो गई? 4 और 4 8 और 6 14। तो दूसरे पॉइंट में कितनी प्रकृति थी? 14। पहले पॉइंट में कितनी प्रकृति थी? 5 प्रकृतियां। देखो ऐसे लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो आप लपटी सर और सपना सर के परमागम क्लास में बिल्कुल फर्स्ट आ जाएंगे। जैसे पृथ्वी टॉप करते हैं ना हमेशा, यहाँ भी टॉप करेंगे, ठीक है ना, है ना। और ये कठिन के टॉप कर जाएंगे। पहले पॉइंट में 5 प्रकृतियां, है ना। ये वापस समझे जरा। देखो
अपने को बहुत सरल है, 21 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। सत्ता में पड़े हुए निषेकों को 21 प्रकृतियां पड़ी, उनको ऊपर नीचे करके गैप खाली करना है जगह। मतलब अपने घर में सामान पड़ा हो, उस कमरे को खाली करना है, तो कुछ को बेडरूम में ले जाना, किसको रसोई घर में डालना, अलग अलग जगह डालना है, ये अपन निश्चित कर दिया। अब कौन सा सामान कहां पर डालेंगे वो सब देखना पड़ेगा। कुछ सामान आप फेंक भी देंगे जो काम का नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो सब निर्णय करेंगे। अब 21 प्रकृतियों में उन्होंने पहली लिस्ट कौन सी बताई कि जिनका बंद भी है और जिनका उदय भी है। मतलब क्या है? हाँ, मतलब ये हो सकता है कि कोई सब्जियां हैं आप ला भी रहे हैं और आगे खाएंगे भी और उसको लाते भी रहेंगे, मतलब ऐसी प्रकृतियां हो गई। कौन जो गई? 4 संजुलन और 1 वेद, ये पहली बात हो गई। दूसरा कौन सा बोला कि जिनका न तो बंद होता है और न उदय होता है। हाँ ठीक है, न बंद होता है और न उदय होता है, मतलब न तो हमारे घर में आलू प्याज आते हैं और न सब्जी बनती है और न खाते हैं, न बंद होता है और न उदय होता है। ऐसे ही हो गया ना, बिल्कुल आता ही नहीं हमारे यहाँ, दोनों नहीं होता है। तो अब उनको स्वस्थान, अगर वो पढ़े उसको स्वस्थान में देगा नहीं, तो वो तो रखना नहीं, उसको तो खाली नहीं करना है। स्वस्थान में नहीं देता मतलब उनमें तो नहीं डालता है, क्यों? उनमें डालेगा तो वही रहेगा, उसका तो अभाव करना है। तो मैं हमारे घर पर अगर आलू प्याज किसी ने रख दिए तो हमको तो अभाव करना, निकालना, बाहर फेंकना है। तो कहाँ फेंकेंगे कि जो ऊपर फेंकना पड़ेगा, ऊपर, नीचे तो नहीं फेंके, नीचे ऊपर, तो स्वस्थान में नहीं फेंकता। तो क्या होता है कि जो बद्यमान प्रकृतियां है, मतलब हमारा पड़ोसी जो खाने वाला है उसके हाथ में पकड़ा देते, भैया तू इधर जाना, तू जाना, तेरा पाप तेरे साथ में है ना। तो वो उस बद्यमान प्रकृति जो उत्कीर्ण नहीं हो रही है, जो उत्कीर्ण नहीं हो रही है, मतलब जो पड़ोसी जिसके घर में नहीं वही ले जाएगा ना, बाकी को ले जाएगा। बद्यमान प्रकृतियां जो उत्कीर्ण नहीं हो रही है, बद्यमान प्रकृतियां उत्कीर्ण, बद्यमान प्रकृतियां कौन सी है? 4 संजुलन और 1 वेद, एक वेद की बात नहीं, बद्यमान प्रकृतियां। इन 5 प्रकृतियों को द्वितीय स्थिति में डाल देगा, ठीक है ना, वहां पर नहीं डालेगा, ये बात तो हो गई। नीचे डालेगा। तीसरा पॉइंट बोल पड़ी है, तीसरा पॉइंट पड़ी है उषा जी। जो कर्मांश नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं, हाँ नहीं बनते हैं, किंतु उदय में आते हैं। हाँ, किंतु उदय में आते हैं। उनके उत्कीर्ण होने पर, उत्कीर्ण होने वाले प्रदेशाग्र, उसके उत्कीर्ण होने वाले प्रदेशाग्र अपनी प्रथम स्थिति में देता है, तथा बंधने वाली और उत्कीर्ण नहीं होने वाली स्थितियों में भी देता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसमें किसको लेंगे? उषा जी कह रहा जो कर्मांश नहीं बनते हैं लेकिन उदय में आते, स्त्री वेद और पुरुष नपुंसक वेद को लेना। सिर्फ स्त्री क्योंकि बंद तो हो रहा पुरुष वेद का, तो जो उदय में आते हैं। और क्या देखो यहाँ पर क्या है, जो मुनिराज है ना, मुनिराज उनके पुरुष वेद का ही बंद होगा। तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखा प्रीति जी? प्रीति जी आपको बताना, जो क्या कहते हैं बनते नहीं है, ऐसे कौन है? स्त्री वेद और पुरुष वेद। बनता कौन सा है? पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये ऐसे जो बनते नहीं लेकिन उदय में आ सकता है, क्योंकि श्रेणी कोई भी वेद के साथ में चढ़ सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया है। तो चूंकि इसका उदय आया है तो उदय वालों की प्रथम स्थिति होगी तो वहां पर डाल देगा, या ऊपर जो बन रहा उसके साथ में डाल देगा, या जो बद्यमान है लेकिन अभी उत्कीर्ण नहीं हो रही है द्वितीय स्थिति में डाल देगा, बनने वालों के साथ में डाल देगा या द्वितीय स्थिति में डाल देगा। तो ये बात तीसरे पॉइंट पर हो गई। चौथा पॉइंट एक बार फिर रिवाइज करेंगे, पहले चौथा पॉइंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। कर्मांश बंधते हैं, नंबर 4 पे आएगा, जो कर्मांश बंधते हैं किंतु उदय को प्राप्त नहीं है, उनके उत्कीर्ण किए जाने वाले प्रदेशाग्र को बद्यमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण की जाने वाली स्थितियों में देता है। इस क्रम से उत्कीर्ण किया जाने वाला अंतर उत्कीर्ण हो गया। अब देखो जो बनते लेकिन उदय को प्राप्त नहीं है, ऐसा कौन है? पुरुष वेद, पुरुष वेद। अब प्रत्येगान नहीं है, ये प्रत्येगान चला गया, वो तो पहले नंबर पर चला गया था। पुरुष वेद क्या है कि जो वही बन रहा है, बंदे का पुरुष है कोई भी वेद का, लेकिन उदय में नहीं प्राप्त है। मतलब उसका उदय कौन चल रहा है? स्त्री वेद है, नपुंसक वेद का उदय चल रहा है, लेकिन बन रहा किसका है? पुरुष वेद का बन रहा है। तो क्या हो गया कि उदय तो नहीं है लेकिन बन रहा है। तो चौथे पॉइंट में किसको लिया? पुरुष वेद को लिया। चौथे पॉइंट में किसको लिया? पुरुष वेद को लिया। मतलब अपने सर मेरी किताब में तीसरा पॉइंट नहीं है, जरा मुझे तीसरा पॉइंट लिखवा दीजिए, कहाँ पर लिखना है? तीसरा पॉइंट पहले फिर से लिखते हैं।
दूसरी ये लाइन स्वयं स्थान में नहीं देता, उसके बाद लिखना है ना। नहीं बनते फिर उदय में आते हैं। नहीं, उसका स्वयं है। स्थान में नहीं देता है, उसके बाद मेरे पास है दो मध्यमार्ग point प्रकृतियों की उत्कीर्ण की जाने वाली स्थितियों में देता है, इसके बीच का गैप हो रहा है। मैं बताऊं, इसमें स्त्री वेद और नपुंसक वेद लिया था। ये यहाँ लिखा होता है, ये चार्ट में देख लो, मैंने लिख दिया यहाँ पर, चार्ट दिखाया मैंने। पहले पॉइंट मैंने पुरुष वेद और कोई एक कषाय, दूसरे में छनो कषाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, कषाय, ये ले लिया था। और तीसरे पॉइंट में स्त्री वेद और नपुंसक वेद, और चौथे पॉइंट में पुरुष वेद। जो उदय है और बंद है, यस नो पहले टेबल बना दी, 4 पॉइंट की टेबल बना दी, ठीक है ना। हाँ, ये लिख लेते हैं गैप। देख लिया आपने? हाँ जी, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। देखा आप लोगों ने? ये 4 पॉइंट अपन ने बनाए। पहला कौन सा? पुरुष वेद। ये 4 पॉइंट है, पुरुष वेद और एक कषाय। ऐसा करते हैं, फिर से पढ़ लेंगे, अपने समय हो चुका है। बोलो भगवान महावीर की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अपन पुनः लॉगिन करके इसको फिर से चर्चा करेंगे।